सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन स्टूडेंट्स के पास बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसे हिंदी में संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य कहते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बुक को सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं एंड काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस बुक को सेमेस्टर सेकंड में पढ़ते हैं। तो आज की ये वीडियो उन दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसका जो यूनिट फर्स्ट है उसे कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड इसके अलावा एज़ यू नो, हम अपनी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट कंटेंट को ही कवर करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिन टॉपिक से अक्सर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आज की इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड इसके अलावा आज की इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट से अभी तक आपके एग्ज़ाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं इस पूरी वीडियो का अगर आपको एक कंक्लूज़न बताऊं या इस पूरी यूनिट का एक कंक्लूज़न बताऊं कि इस पूरी यूनिट में बेसिकली आपको किन टॉपिक्स को कवर करना है, किन टॉपिक्स को समझना है जिनसे आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बेसिकली आपको चार टॉपिक्स को समझना है। अगर आपने इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया तो आपके एग्ज़ाम में इस यूनिट से किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा आप उसका आंसर इजीली दे पाओगे। तो इसके अंदर जो हमारा पहला टॉपिक आता है जिसमें हमें समझना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। उसके अंदर जो वर्ड्स हैं उसके मीनिंग को बताना है। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है, प्रस्तावना के ऊपर बनता है। एंड जो आपका दूसरा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो है कानून का शासन, जिसे हम विधि का शासन भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इससे बनता है, ये जो टॉपिक है कानून का शासन, यहाँ से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो तीसरा टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है भारतीय संघवाद को लेके। अब भारतीय संघवाद का मतलब क्या होता है? संघवाद का मतलब होता है शक्तियों का पृथकीकरण, यानी शक्तियों का बंटवारा। इसी को ही हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। तो अगर आपने इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया तो आपके एग्ज़ाम में किसी टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर ईजिली दे पाओगे और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पहला टाइप का जो क्वेश्चन बताया था जिसमें हमें बताना है जो हमारी भारतीय संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना क्या होती है वो भी आप समझ लीजिए। हर एक बुक के जो फ्रंट पेज होता है उसमें आपको ये जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, वो देखने को जरूर मिलती है। अब ये उद्देशिका आखिर होती क्या है? तो ये हमारा जो पूरा भारतीय संविधान है उसका एक ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि उसका एक निचोड़ होता है, एक कंक्लूजन होता है, एक निष्कर्ष होता है जो कि एक पन्ने के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये पूरा उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। तो इसी के अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो इसके अंदर जो वर्ड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमारे पूरी संविधान को एक तरह से डिफाइन करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? प्रस्तावना के महत्वपूर्ण घटक। अब घटक क्या है? घटक इसके अंदर के जो वर्ड्स हैं उनको ही घटक बोला गया है। इनके अंदर जो वर्ड्स हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए या फिर उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। अब यही जो क्वेश्चन है वो आपसे और किस किस लैंग्वेज में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें निहित मूल्य है। अब जो निहित मूल्य है इसका मतलब है घटक। घटक का मतलब क्या है? इसके अंदर जो वर्ड्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए या उसके इम्पोर्टेंस के बताइए। या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतांत्रिक, समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष और जो बंधुता है, ये जो वर्ड्स हैं इनकी व्याख्या कीजिए। या तो डायरेक्ट पूछा जा सकता है या तो आपसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसमें निहित जो मूल्य हैं या जो घटक हैं उनके बारे में बताइए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें निहित शब्द
शब्दों के अर्थ को बताइए। या तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, या तो सिंपल आपको टिप्पणी करने के लिए भी कह सकता है कि जो लोकतांत्रिक और न्याय, समाजवाद, गणराज्य, संघीय गणराज्य, इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। एंड इसके अलावा जो एकता और अखंडता है, इससे कई बार सेपरेट क्वेश्चन ही बन जाता है, तो इसको मैंने थोड़ा सा और डिफाइन किया है, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में सेपरेटली भी इस टॉपिक से पूछा जाता है तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है, सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो जैसे कि मैंने आपको अपने हर वीडियो में बताया, सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट देना होता है, यानी कि आप उसे कह सकते हो परिचय या भूमिका। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में अगर आपके पास डायग्राम्स होते हैं तो आप डायग्राम्स को एग्जाम में ज़रूर से बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम्स एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हैं टीचर के ऊपर। एंड एट द एंड आप निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन को ज़रूर से लिखिएगा। ये कुछ फॉर्मेट होते हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हो देन टीचर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको कंक्लूजन में समझ नहीं आता कि आपको कंक्लूजन में क्या लाइन लिखनी चाहिए, तो उसमें सिंपली आप क्वेश्चन की जो लाइन है उसे भी लिख दोगे तो भी आपका कंक्लूजन बन जाएगा। सपोज इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो वर्ड्स हैं उनको विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो सिंपली आप निष्कर्ष में लिख सकते हो कि ऊपर लिखे सभी जो बिंदु हैं वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वर्णन करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं। इस तरीके से भी अगर आप लिख दोगे और उसके बाद जो डेफिनेशन है भारतीय संविधान की, जो इंट्रोडक्शन लाइन है, उसे भी अगर आप निष्कर्ष में लिख दोगे तो भी आपका निष्कर्ष 2 से 3 लाइन का तो आराम से हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें अगर आप फॉलो करते हो तो टीचर पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इस तरीके का जो स्टेप है उसे जरूर से फॉलो कीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो जैसा कि आपको बताया, जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारी प्रस्तावना है या जो उद्देशिका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारे पूरा जो संविधान है उसका एक ब्लूप्रिंट है, यानी उसका पूरा एक निष्कर्ष है, उसका एक पूरा कंक्लूजन है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं ये इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो जो हमारे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है वो भारत के संविधान की एक आत्मा है। आप इसे जो भारतीय संविधान की आत्मा कह सकते हो, क्योंकि ये इसका पूरा निचोड़ है, एक ब्लूप्रिंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के मूल्यों, सिद्धांतों और उद्देश्यों को बताता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था और उसके अगले साल यानी कि 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान में जो निहित मूल्य हैं या उद्देश्य या जो प्रस्तावना के जो घटक हैं उनके इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा पहला वर्ड आता है वो है हम भारत के लोग। अब ये क्या डिफाइन करना चाहता है इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर जो वर्ड है हम भारत के लोग, ये जो शब्द है ये स्पष्ट करता है कि भारत का जो संविधान है वो किन के लिए बना है, भारत का है, भारत के लोगों के लिए बना है और ये भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया है। जैसे कि आपको बताया, संविधान को बनाने में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का है, जो कि भारतीय है। तो ये भारतीय लोगों के द्वारा ही बनाया गया है और अपनाया गया है और ये भारत के लोगों के लिए ही बनाया गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है संप्रभुता। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो संप्रभुता ये जो वर्ड है ये एक्सप्लेन करता है कि जो भारत है वो एक संप्रभुत्व और स्वतंत्र देश है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भारत है उस पर किसी भी बाहरी शक्ति का कंट्रोल नहीं है या कोई दबाव नहीं है। जो भारत है वो स्वतंत्र रूप से अपने फैसले खुद ही ले सकता है, यानी कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत पर दबाव नहीं डाल सकती। कोई भी बाहरी शक्ति या फिर बाहरी देश भारत पर दबाव नहीं डाल सकती और जो भारत है वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर, जो कि है समाजवादी। तो जो हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो समाजवादी शब्द है ये इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। अब यहाँ पे जो राज्य है, राज्य वर्ड का जो मतलब होता है सरकार से होता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में नहीं बात करते हम। राज्य का मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस में सरकार। जहाँ जो सरकार है वो समाज के सभी वर्गों के भलाई और समृद्धि की योजनाएं बनाती है और सभी नागरिकों को समान अवसर, अधिकार और न्याय प्रदान करती है।
तो समाजवादी वर्ड का मतलब आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता, जिसे हम धर्म निरपेक्षता के नाम से भी जानते हैं, एंड इसके बारे में सेपरेटली भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। तो जो हमारा भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें जो पंथ निरपेक्षता ये जो वर्ड है ये बताता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है जिसमें सभी धर्मों को महत्व और सम्मान दिया जाता है, और भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, यानी कि भारत ने किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं अपनाया है, क्योंकि भारत ने किसी भी एक धर्म को विशेष दर्जा या विशेष मान्यता नहीं दी है। इसीलिए जो भारत है उसका कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के सभी लोगों के पास ये अधिकार है, ये राइट है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है नॉलेज बांटने से बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक। तो जो हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो वर्ड है लोकतांत्रिक, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जैसा कि आपको पहले पता होगा कि जो भारत है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है पूरे वर्ल्ड का। अब ये लोकतांत्रिक देश क्या होता है? जहाँ पर जनता सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का यूज़ करके, यानी कि जो भी 18 वर्ष या उससे अबव के हैं वो मताधिकार यानी कि वोट के द्वारा अपने पसंदीदा प्रतिनिधि का मतलब होता है नेता को चुनते हैं, जो कि सरकार बनाती है, जो जनता के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेही होते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है जनता के हित में कार्य करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गणराज्य यानी गणतंत्र। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें गणराज्य जो शब्द है वो इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत एक गणतांत्रिक देश है। अब इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है भारत में देश का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति को कौन चुनता है? ये जनता के द्वारा ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, न कि किसी राज्य घराने का उत्तराधिकारी व्यक्ति होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे द्वारा जो नेता चुने जाते हैं वो आगे चल के राष्ट्रपति के चुनाव में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि हमारे द्वारा ही, यानी कि जनता के द्वारा ही राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। गणराज्य का मतलब यह है कि जो सत्ता है वो जनता के हाथ में होती है और सरकार जनता की भलाई के लिए काम करती है। इस व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, यानी मिली होती हैं। जनता सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार यानी कि वोट का इस्तेमाल करके अपने पसंदीदा नेता और सरकार को चुनती है, जो कि इसके प्रति उत्तरदायी और जवाबदेही होते हैं, जो कि जनता के हित में कार्य करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा न्याय। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें न्याय शब्द इस बात को बताता है कि भारत में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। जो आपकी अगली जो यूनिट है जिसमें आपको डिटेल में समझना होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में। यहाँ से भी सेपरेटली क्वेश्चन बनते हैं, ये आपकी नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। तो जो हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो स्वतंत्रता जो शब्द है वो इस बात को बताता है कि भारत के सभी नागरिकों के पास मौलिक अधिकार हैं और स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेखन किया गया है, जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा समानता। तो जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो समानता शब्द है वो इस बात को स्पष्ट करता है कि भारत में सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा और सभी लोगों को समान अवसर यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, भले ही वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग से बिलोंग करता हो। उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बंधुता। तो जो हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो बंधुता ये जो वर्ड है वो इस बात को बताता है कि सभी नागरिकों के बीच एकता और भाईचारे की जो भावना है उसको बढ़ाता है। और बंधुता जो शब्द है उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मतलब ये होता है सभी के साथ एक व्यवहार करना। और ये जो सभी
एक परिवार है। यानी कि आपने सुना होगा वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है ये पूरा जो संसार है ये मेरा परिवार है। तो बंधुता का मतलब यही होता है आपस में जो भाईचारा है उसकी भावनाओं का विकास करना, उसे बढ़ाना, और ये समझना कि जो पूरा संसार है ये मेरा परिवार है। तो भाईचारे की जो भावना है उसको बढ़ाना ही बंधुता कहलाता है। नेक्स्ट है व्यक्ति की गरिमा। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें व्यक्ति की गरिमा ये स्पष्ट करती है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा और सम्मान के साथ अधिकार प्राप्त है, जीने का अधिकार प्राप्त है, जिसका उल्लेखन हम अनुच्छेद 21 में भी देख सकते हैं, जो कि संविधान की व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में, जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है। संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता ये जो वर्ड है वो इस बात को बताता है कि एकता और अखंडता किसी भी देश के मजबूती, समृद्धि और विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्योंकि अगर एकता और अखंडता ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है गृह युद्ध होंगे और वो देश आगे तरक्की कर ही नहीं पाएगा, उसका विकास ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए किसी भी देश के मजबूती, समृद्धि और विकास के लिए एकता और अखंडता का होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। एकता का अर्थ है विभिन्नताओं के बावजूद लोगों में आपसी सहयोग और एकजुट होकर रहना। एकता का मतलब होता है कि सभी नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र से हों, एक राष्ट्रीय पहचान के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहें। यानी कि कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, राष्ट्र के हित में योगदान करना। भारत एक बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत में कई तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति, समुदाय, जाति, धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो इंडिया है, हमारा जो देश है वो एकता का देश है। यानी कि विभिन्नताओं यानी कि अनेकता में एकता का देश है। आपने कई बार सुना होगा भारत को कहा जाता है ये अनेकताओं में एकता का देश है, जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। भारत की विविधता ही भारत की ताकत है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अखंडता के बारे में। अखंडता का जो मतलब होता है भौगोलिक क्षेत्र अविभाज्य है, यानी कोई भी जो बाहरी शक्ति है वो इसे विभाजित या कमज़ोर नहीं कर सकती। अखंडता ये सुनिश्चित करता है कि भारत का कोई भी क्षेत्र वो भारत से अलग नहीं होगा। भारत के संविधान में राष्ट्र की एकता और अखंडता पर विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश की मजबूती के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस पर काफ़ी ज़्यादा जोर देता है। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा मौलिक अधिकार है, हमारा जो मौलिक कर्तव्य है। तो हमें कोशिश करना चाहिए एक दूसरे के साथ मिल के रहें और राष्ट्र में अपने भूमिका दें, अपना योगदान दें बढ़ चढ़ कर। संविधान राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है और विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समुदाय के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है। और सरकार का ये कर्तव्य है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए नियम कानून बनाए और उसे लागू करें। एंड इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको जो वीडियोस हैं उसका पीडीएफ चाहिए, जो नोट्स चाहिए, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा पीडीएफ का। आप वहाँ से क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा गया है विधि का शासन का मतलब है कानून का शासन। तो इससे हमसे पूछा जा रहा है विधि के शासन के उल्लंघन का उदाहरण देते हुए, यानी कि इसमें हमें एक एग्जाम्पल देना है। विधि के शासन की व्याख्या कीजिए, साथ ही यह बताइए कि कानून के शासन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इनके बारे में भी हमें एक्सप्लेन करना है कि जो कानून का शासन है उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। या तो आपसे इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, या सिंपल आपसे कह सकता है जो कानून का शासन है उस पर टिप्पणी लिखी है, या कह सकता है विधि का शासन की जो अवधारणा है उसकी चर्चा कीजिए। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर ये जो कानून का शासन है उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो जो कानून का शासन है जिसे हम इंग्लिश में रूल ऑफ लॉ कहते हैं, एंड इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कानून सर्वोच्च है,
यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो या न्यायाधीश हो या कोई भी आम नागरिक हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून सभी के लिए एक समान है। कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। कानून का शासन ये सुनिश्चित करता है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा हो और सरकार अपनी जो शक्तियाँ हैं, जो पावर है, उसका दुरुपयोग ना कर सके। तो इसके लिए कानून का जो शासन है उसकी नीड पड़ती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। अब इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में कानून के शासन के तत्व के बारे में पूछता है या उसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में पूछता है या उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पूछता है, तो उन सभी में ही आप ये सभी पॉइंट्स ऐड करोगे जो आपको इसमें शो हो रहे हैं। एंड ये जो लैंग्वेज है ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। इसमें मैंने जितने भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसे रिमूव करके आपके लिए ईजी वर्ड्स इसमें मेंशन किया है, जिससे कि आप अगर खुद भी पढ़ते हो तो आप इजीली समझ सकते हो। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो है कानून सर्वोच्च है। कानून का शासन ये सुनिश्चित करता है कि कानून ही सबसे ऊपर है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो, कोई भी लीडर हो या न्यायाधीश हो या कोई आम नागरिक हो, कानून से ऊपर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कानूनी समानता। कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो। कानून का जो शासन है वो ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार और समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून के समक्ष सभी इक्वल हैं, सभी के सभी बराबर हैं, समान हैं। नेक्स्ट है संवैधानिकता। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें भी जो कानून का शासन है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो कानून का शासन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, जिससे वो किसी के दबाव में रहकर न्याय ना ले सके। ये न्यायपालिका है उसके पास स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए और निष्पक्ष, क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो ही न्याय मिल सकेगा लोगों को। न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये कानून के शासन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो कानून का जो शासन है उसका पालन नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब न्याय लोगों को नहीं मिलेगा तो जो कानून का शासन है उसे फॉलो ही क्यों करेंगे। नेक्स्ट है आर्थिक विकास। अब क्योंकि जिस देश में जो कानून को लोग अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, क्योंकि जितने भी जो इन्वेस्टर होंगे वो ये देखेंगे कि इस देश में जो कानून व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसकी जो संपत्ति है वो इस देश में सुरक्षित रहेगी, सेफ रहेगी। तो ऐसी कंडीशन में जितने भी जो इन्वेस्टर होंगे वो उस देश में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे उस देश की जो आर्थिक स्थिति है उसका विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट है शांति और स्थिरता। तो अब ये जो कानून का शासन है वो शांति और स्थिरता को बनाए रखने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर वो कानून के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें दंड अवश्य मिलेगा। तो इसीलिए इससे शांति बनाए रहते हैं जो हमारे देश है उसमें, क्योंकि सब लोग कानून को, रूल्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा। कानून का शासन नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सरकार या कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन न करें। नेक्स्ट है शासन की जवाबदेही। कानून का जो शासन है वो ये सुनिश्चित करता है कि सरकार और उसके जो अधिकार हैं उनके प्रति जवाबदेही और उत्तरदायी है, यानी कि जो सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि आपको पता है RTI यानी कि सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, जिसमें आप सरकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको आंसर देंगे। कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करेगी और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकेगी जो सरकार है। इसलिए जो कानून का शासन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कानूनी प्रक्रिया का पालन। कानून का शासन ये सुनिश्चित करता है कि कानून सही ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं। किसी भी कानून को सही ढंग से लागू करने के लिए कानून के शासन का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं विधि के शासन के उल्लंघन का उदाहरण, जिसमें हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था आगे कि एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें जो विधि का शासन है यानी जो कानून का शासन है उसका उल्लंघन हो रहा हो। ऐसा एक एग्जाम्पल दीजिए। तो हम अपना एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं
यदि किसी देश में कोई उच्च अधिकारी है या सपोज कोई मंत्री है जो कि भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, कोई भी जांच पड़ताल नहीं की जाती, कोई भी एक्शन नहीं होता उस मंत्री के खिलाफ और वह उससे बच जाता है, तो ये हमें क्या बताता है कि यहाँ जो विधि का शासन है उसका उल्लंघन हुआ है। इसका मतलब है कानून सभी के लिए समान नहीं है और कुछ लोग अपनी जो पद है, अपनी जो पावर है, जो सत्ता है, उसका दुरुपयोग करके कानून से बच जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक नॉर्मल, एक साधारण नागरिक की बात करें और अगर वो भी सेम जो अपराध है उसके लिए पकड़ा जाता है, दोषी पाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर तो न्याय मिला नहीं, क्योंकि जो विधि का शासन है, जो कानून का शासन है, वो क्या कहता है कि सभी के लिए कानून एक समान है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होती है तो इसमें हम क्या बताएंगे कि जो विधि का शासन है, यानी कि जो कानून का शासन है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। और इसका मतलब है कानून सभी के लिए एक समान नहीं है और कुछ लोग अपनी जो सत्ता है, अपनी जो पावर है, उसका दुरुपयोग करके कानून से बच जाते हैं। जबकि जो विधि का शासन है, यानी कि जो कानून का शासन है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सुनिश्चित करना कि कानून का पालन सभी लोग करें और न्याय में किसी तरह का भेदभाव ना हो, यानी कि जो कानून है वो सबके लिए इक्वल है। और इस तरह के जो उल्लंघन है उनसे लोगों के मन में न्याय के प्रति विश्वास कम हो जाता है, यानी कि लोगों को ये लगने लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा, तो उनका जो जस्टिस है उससे विश्वास पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और इस प्रॉब्लम की वजह से लोकतंत्र के लिए ये एक गंभीर खतरा है, क्योंकि अगर लोग कानून में विश्वास नहीं करेंगे तो वहाँ से जो लोकतंत्र है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो ये लोकतंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस खतरा आप बता सकते हो उसे। अब तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन सभी चुनौतियों के बारे में जो कि कानून के समक्ष एक बहुत बड़ी बाधा है, जिसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट आता है वो है भ्रष्टाचार, जो कि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। एज़ यू नो, आपको ऑलरेडी पता होगा। भ्रष्टाचार कानून के शासन के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि भ्रष्टाचार कानून के जो शासन है उसे कमज़ोर कर देता है। जब कोई अधिकारी कानून को तोड़ने के लिए रिश्वत लेते हैं या देते हैं तो ये न्याय की जो प्रणाली है उसे कमज़ोर कर देता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर हम क्राइम करते हैं तो हम पैसे दे के बच जाएंगे। और नागरिकों को कानून के प्रति जो विश्वास है वो काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। लोगों को कानून में विश्वास ही नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। उन्हें पता है कि अगर वो क्राइम भी करते हैं तो पैसे दे के बच सकते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। नेक्स्ट है देरी, यानी कि डिले। भारतीय न्यायालयों में लाखों मामले वर्षों से लंबित हैं, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, काफ़ी ज़्यादा स्लो। इसमें जो फाइल है वो धरी की धरी रहती है और आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इससे क्या होता है, लोगों के मन में न्याय के प्रति जो विश्वास है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है पहुंच की कमी। तो जो गरीब लोग होते हैं वो अक्सर कानून की सहायता या जो न्यायालय है उसके जो खर्चे हैं वो नहीं उठा पाते, जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल पाता और उनका जो शासन है उससे विश्वास उठ जाता है, क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, उतने खर्चे नहीं उठा पाते हैं। नेक्स्ट है कानून को सही ढंग से लागू करना। किसी भी कानून को सही ढंग से लागू करने के लिए कानून का जो शासन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए। एंड जब आप इसे शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता है नॉलेज बांटने से बढ़ती है। एंड जब आप इसमें कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं और हमें अपनी वीडियो में और क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड इसके अलावा पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारी जितनी भी जो वीडियो हैं उनकी जो पीडीएफ है हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको धर्मनिरपेक्षता पर क्वेश्चन किए जाते हैं, धर्मनिरपेक्षता पर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं या पंथ निरपेक्षता से क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही है। एंड इसके अलावा सर्वधर्म समभाव, ये जो वर्ड है ये आपके लिए नहीं होगा। अब इसका मतलब समझ लीजिए। सर्वधर्म का मतलब होता है सभी धर्मों के प्रति, सम का मतलब होता है समान और भाव का मतलब होता है भाव। यानी
सभी धर्मों के प्रति समान भाव, इसको हम क्या कहते हैं, सर्वधर्म समभाव। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एग्जाम में अभी तक किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं धर्मनिरपेक्षता को लेकर। या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर चर्चा कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। या आपसे टिप्पणी लिखने के लिए भी कह सकता है, धर्मनिरपेक्षता पर टिप्पणी लिखिए या सर्वधर्म समभाव पर टिप्पणी लिखिए। या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता पर एक निबंध लिखिए, यानी कि ऐसे लिखने के लिए कह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किए गए हैं धर्मनिरपेक्षता को लेके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो जैसा कि आपको पता होगा, जो धर्मनिरपेक्षता है वो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो भारतीय संविधान है, उसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता मिले और किसी व्यक्ति को उसके साथ उसके धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, अगर आप खुद भी पढ़ते हो तो आप समझ जाओगे। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता। हर व्यक्ति अपनी पसंद के धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है, इसकी उसको पूरी स्वतंत्रता है, पूरी फ्रीडम है। नेक्स्ट है सभी धर्मों का सम्मान। भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है, यानी कि सभी के सभी इक्वल हैं, किसी को भी ऊंचा या किसी को नीचा नहीं दिखाया जाता है, सब धर्म एक समान है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है और समान सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। जैसा कि आपको पता है, भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, क्योंकि भारत ने किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया, कोई विशेष मान्यता नहीं दी। इसी की वजह से भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है, उसे समझ लेते हैं। धर्मनिरपेक्षता का जो मेन पर्पस है वो सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना है और एक शांतिपूर्ण समाज की स्थापना करना है। नेक्स्ट है संविधान में उल्लेखन। तो जो धर्मनिरपेक्षता है उसका संविधान में भी उल्लेखन मिलता है हमें। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, जो वर्ड है, उसका उल्लेखन नहीं था। जो मैंने अभी आपको जो हमारी भारतीय संविधान है उसका जो फोटो दिखाया था, उसमें जो वर्ड था धर्मनिरपेक्ष, ये पहले जो वर्ड है ये भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें नहीं था। इसे बाद में ऐड किया गया 1976 में, जो 42वां संशोधन था उसमें ऐड किया गया। हालांकि जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो हमारा संविधान है, उसमें तो लिखा है, जो अनुच्छेद है उसमें 25, 26, 27, 28 में जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसमें मेंशन है। लेकिन जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारे उद्देशिका है, उसमें पहले धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है ये ऐड नहीं था और इसे ऐड किया गया 1976 में 42वें संशोधन में। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे। तो नेक्स्ट है संविधान के प्रमुख प्रावधान जो धर्मनिरपेक्ष राज्य को, जो धर्मनिरपेक्षता को दर्शाते हैं। तो इसमें भी सेम लाइन है जो कि मैंने आपको बताया था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो धर्मनिरपेक्ष है, जो वर्ड है, ये 42वें संशोधन में शामिल किया गया था। भारत की जो प्रस्तावना है उसके अंदर ऐड किया था, पहले ये वर्ड नहीं था। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्षता शब्द इस बात को स्पष्ट करता है, इस बात को बताता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है जिसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है और समान सम्मान दिया जाता है। भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, क्योंकि भारत ने किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, विशेष मान्यता नहीं दी है, तो इसलिए भारत एक राजकीय धर्म नहीं है। नेक्स्ट अब हम आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, यह अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को उसके धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार करने की उसकी पूरी स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 26 क्या कहता है। अनुच्छेद 26 के अनुसार किसी भी धार्मिक समुदाय को अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने और उसका प्रबंध करने का पूरा अधिकार है, यानी कि वो अपने जो टेम्पल है, जो मंदिर मस्जिद है, वो बनवा सकते हैं, उनका पूरा अधिकार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 27 क्या कहता है। अनुच्छेद 27 ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म की सहायता के लिए
कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी भी व्यक्ति से टैक्स नहीं लिया जा सकता बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध, यानी कि मजबूर करके उसे टैक्स नहीं मांगा जा सकता। सपोज हम कोई मंदिर बना रहे हैं, कोई मस्जिद बना रहे हैं, तो ज़बरदस्ती उससे पैसे नहीं लिए जा सकते हैं। और तो और जो सरकार है वो धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले धन पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता, यानी कि जो सरकार है वो उसमें टैक्स भी नहीं लेती है। अगर कोई दान करता है तो उसमें टैक्स नहीं लेती सरकार। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 ये बताता है कि जितने भी जो सरकारी खर्चे से चलने वाले जो संस्थान हैं, अब सरकारी जो सरकारी खर्चों से चलने वाले संस्थान कौन सी है, जैसे स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएंगी। ये प्रोविज़न है, ये प्रावधान है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं धर्म के आधार पर जो भेदभाव है उसे रोकने के लिए कौन कौन से आर्टिकल हैं। तो जो आर्टिकल 14 से लेकर 16 तक ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य के धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 क्या कहते हैं, कानून के सामने समानता और कानून की नज़र में सभी लोग एक समान हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करता हो, इट डजेंट मैटर, कानून के सामने सभी इक्वल हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, सरकारी नौकरियों में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और सभी के लिए समानता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सर्वधर्म समभाव के बारे में। इसकी मीनिंग क्या है? सर्वधर्म समभाव का मैंने ऑलरेडी आपको मीनिंग बताया था, यानी सभी धर्मों के प्रति समान भाव। इसका अर्थ है सभी धर्मों को समान मानना और समान इज्जत देना। जो सर्वधर्म समभाव है ये सहिष्णुता और भाईचारे और जो शांति है उसका विकास करता है। अब इस पर हम कुछ गांधी जी के विचार देख लेते हैं। तो जो महात्मा गांधी जी है वो सर्वधर्म समभाव का जो सिद्धांत है उन्होंने उसको अपनाया है, महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी जी का ये मानना था कि जो संसार में जितने भी जो धर्म है वो मानवता की भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं, यानी कि जितने भी जो धर्म है वो इक्वल है और जो सभी धर्म है वो मानव की भलाई के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि सभी धर्मों का गांधी जी सम्मान करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सर्वधर्म समभाव के कुछ उदाहरण के बारे में, जिसमें जो पहला पॉइंट आता है वो सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव। यानी कि जैसा कि आपको पता है भारत में अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं। भारत के सभी लोग एक दूसरे के साथ विभिन्न धर्मों के त्यौहार को मिलजुल कर बनाते हैं, जो कि सर्वधर्म समभाव की भावना को प्रकट करता है। यानी कि इतनी ज़्यादा विविधता है लेकिन उसके बाद भी सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, जो कि सर्वधर्म जो संभाव है उसकी भावना को प्रकट करता है, यानी कि जो भाईचारा है उसकी जो भावना का विकास करता है, उसको बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है धार्मिक सहिष्णुता। भारत एक धार्मिक सहिष्णुता वाला देश है जिसमें सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है। भारत के सभी लोग एक दूसरे के जो धर्म है और जो रीति रिवाज है उसका सम्मान करते हैं और मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के प्रति समान भाव रखते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित संस्कृति। भारत एक मिश्रित संस्कृति वाला देश है जिसमें विभिन्न धर्म, भाषा और परंपराओं के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो संवाद से पूछा गया है। अब ये संवाद का मतलब क्या होता है? संवाद का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी सत्ता का बंटवारा ही संवाद कहलाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं संवाद से रिलेटेड अभी तक आपके एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो या तो आपसे पूछा जाता है भारतीय संवाद के कानूनी स्वरूप पर चर्चा कीजिए, या आपसे पूछा जाता है शक्तियों के पृथकीकरण का सिद्धांत क्या है, भारतीय संविधान में ये कहाँ तक लागू है। तो आप चेक कर सकते हो कुछ इस टाइप से आपके एग्ज़ाम में संवाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम बताएंगे भारतीय संवाद व्यवस्था। तो जैसा कि आपको पता होगा संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें दो या दो से अधिक स्तरों पर सरकारें होती है, यानी कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो या दो से ज़्यादा स्तरों पर होता है। और भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है जिसमें
2 से ज़्यादा स्तरों पर सरकारें होती हैं। जैसे कि आपको पता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इस तरीके से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। भारतीय संविधान में शक्तियों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बांटा गया है। अब हम बात कर लेते हैं शक्तियों का जो पृथकीकरण का जो सिद्धांत है उसके बारे में। भारत में संविधान में शक्तियों का जो पृथकीकरण है उसका सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि सरकारों की शक्तियों को विभिन्न अंगों के बीच बांटता है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इससे जो शक्तियाँ हैं उसका केंद्रीकरण नहीं होगा, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में पावर नहीं रहेगी, बल्कि जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, जिससे कि जो शक्ति है उसका संतुलन बना रहेगा। क्योंकि अगर किसी एक के पास पावर होती है तो उसका दुरुपयोग करता है, तो दुरुपयोग ना हो इसके वजह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जैसे सपोज ये 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, या तो क्षैतिज, जैसे कि अभी आपने देखा था ऊपर डायग्राम में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये ऊर्ध्वाधर होता है। या तो ऊर्ध्वाधर तरीके से शक्तियों का बंटवारा किया जाता है या क्षैतिज तरीके से, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर विधायिका कोई गलती करती है तो उसके लिए न्यायपालिका और जो कार्यपालिका और जो न्यायपालिका वो अपने पावर्स का यूज़ करेगी। ठीक इसी तरीके से अगर कार्यपालिका कोई मिस्टेक करती है तो विधायिका और न्यायपालिका अपने पावर्स का यूज़ करती है। तो इस तरीके से किसी की मोनोपोली नहीं होती है। तो इसीलिए जो संवाद है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, ये ज़रूरी है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। भारत में संविधान में शक्ति का केंद्रीकरण को रोकने और शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए शक्तियों को अलग अलग तरह से विभाजित किया गया है। पहला है सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का क्षैतिज बंटवारा, जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में बताया है। चलिए उसे थोड़ा समझ लेते हैं और डिटेल में। जैसे विधायिका, विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को लागू करना और प्रशासन कार्यों को संचालन करना। एंड न्यायपालिका क्या काम होता है? न्यायपालिका कार्य संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और व्याख्या करना और उनको न्याय दिलाना। यानी कार्यपालिका ने कानून बनाया, विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने उसे लागू किया और उसका संचालन करती है कि जो कानून है वो सही तरीके से लागू है या नहीं, सही तरीके से वर्क कर रहे हैं या नहीं। और जो न्यायपालिका है उसका काम होता है अगर किसी के साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसे न्याय दिलाना और उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो ये क्षैतिज बंटवारा किया गया है, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का ऊर्ध्वाधर बंटवारा। भारत के संविधान में सरकार विभिन्न स्तरों पर केंद्र और राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का ऊर्ध्वाधर बंटवारा किया गया है, जिसकी 3 सूचियां बनाई गई है। यानी कि किन किन टॉपिक्स, किन किन विषयों पर कौन कौन सी सरकारों के पास उसका अधिकार होगा उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले आता है संघ सूची। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। एग्जाम्पल रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मनी और संचार। इन सब जो विषय हैं इस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार होगा, वही कानून को बना सकती है। नेक्स्ट है राज्य सूची। राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय शामिल होते हैं जिन पर कानून बनाने का केवल राज्य के पास अधिकार होता है, जैसे कि पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई, वाणिज्य एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया जाता है जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सपोज अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई टकराव हो गया, दोनों के जो विचार हैं उनमें टकराव हो गया, तो ऐसी कंडीशन में जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा बनाया गया है कानून ही मान्य होगा। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा ही जो कानून बनाया जाएगा वही मान्य होगा। यानी कि जो केंद्र सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करूँ, शिक्षा, वन, विवाह, मजदूर संघ एक्सेट्रा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। न्यायपालिका का क्या काम होता है? विवादों का निपटारा करना और न्याय दिलाना। न्यायपालिका के पास यह अधिकार होता है कि न्याय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो भी डिस्प्यूट होता है उसका निपटारा करती है। न्यायपालिका का जो कार्य है वो संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है और उन्हें न्याय दिलाना है।
नेक्स्ट है संविधान में शक्तियों का वितरण। भारत में संविधान में शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किया गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है, शक्ति संतुलन को बनाए रखना। जैसा कि आपको पता होगा कि किसी एक के हाथ में अगर पावर होती है तो उसका मिसयूज़ करता है, तो इस तरीके से हम बैलेंस करते हैं पावर को, शक्ति संतुलन को बनाए रखना। नेक्स्ट है कुशल प्रशासन। किसी भी देश में कुशल प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि उस देश में जो शक्ति है वो किसी एक के हाथ में ना हो, बल्कि शक्तियों का बंटवारा हो, तभी कुशल प्रशासन किया जा सकता है। नेक्स्ट है केंद्रीकरण को रोकना। शक्तियों के पृथक्करण का जो मुख्य उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो शक्तियों को एक जगह केंद्रित रखने के बजाय शक्तियों को अलग अलग स्तरों पर बांट देना है, ताकि जो शक्ति है उसे संतुलित किया जा सके और कुशल प्रबंधन किया जा सके, जो कि कुशल प्रबंधन के लिए काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है, आवश्यक है। तो इस तरीके से हमारी जो वीडियो है वो एंड हो गई है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। एंड एटलीस्ट अपने 2 फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।